नहीं मतलब हैरानी तो होती होगी ये बात सुन के आप लोगों को कि ऐसी चीज होती है कि वो जीरो नहीं है पर उसका स्क्वायर जीरो है। तो हम इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे आयोटा का अजीब सा नंबर है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ऐसी ही भी एक अजीब सी चीज है, ये स्क्वायर उसका जीरो हो जाता है, वो खुद जीरो नहीं है। और यहीं पे हम बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में और कैसे ये दोनों आपस में कनेक्टेड है चीजें, इसको समझाएंगे। और केमिकल इंजीनियरिंग को लेके मेरा बड़ा प्यारा नाता है, लव हेट रिलेशनशिप रही है। मैं खुद एक केमिकल इंजीनियर हूँ आईआईटी बॉम्बे से। और बच्चे मेरे से पूछते हैं कई बार कि सर आपकी केमिस्ट्री तो खराब है। भाई मैंने कई वीडियो भी डाले, मेरे केमिस्ट्री में 4 नंबर ही आए हैं 100 में से। आपकी केमिस्ट्री खराब है तो आपने केमिकल इंजीनियरिंग क्यों ले ली? अब इसका जो जवाब है उन बच्चों को मैं क्या देता हूं, और दो ट्रुथ बॉम्ब्स मैं उनके सामने गिराना चाहता हूं कि एक तो केमिकल इंजीनियरिंग जो बच्चे इसलिए अवॉइड कर देते हैं कि उसमें केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री से उन्हें हेट है, वो गलती कर रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री नहीं है, कुछ और है। क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके बारे में बात करेंगे ये भी ऐसा कुछ होता है और ये क्यों होता है और क्यों बना दिया गया, इसके बारे में बड़ी मजेदार बात होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल इंजीनियरिंग इज फिजिक्स एंड मैथ्स, इट्स नॉट केमिस्ट्री। और क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में मैंने मैथ्स पढ़ा है अच्छे से, इसलिए मेरा मैथ्स और ज्यादा अच्छा हुआ है। और ये फिजिक्स और मैथ्स इसमें कैसे इन्वॉल्व होता है और कैसे वो ई का रोल आता है जो जीरो नहीं है पर स्क्वायर जीरो है, आइए आगे चलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, जैसे हमने सीरीज के बारे में बात करी कि हम आपको वो टेस्ट प्रेजेंट करेंगे कि डिफरेंट ब्रांचेस कैसी दिखती हैं, क्योंकि बच्चे आमतौर पर ब्रांचेस चूज कर लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता वहां पे करना क्या है उनको, और वहां जाके फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो चलिए मैं आपको केमिकल इंजीनियरिंग से आपको मिलाता हूँ, और बहुत अच्छी ब्रांच है, मजेदार ब्रांच है। अब देखिए, एक फार्मा कंपनी है, उसके 3 रिएक्टर है, और हर एक रिएक्टर में कुछ तो केमिकल पड़ा है जिसकी कंसेंट्रेशन टाइम के हिसाब से चेंज होती है। तो X1 X2 X3 कंसेंट्रेशन है जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है रिएक्टर 1, रिएक्टर 2 और रिएक्टर 3 में। तो एक फार्मा कंपनी है, वहां पे एक केमिकल का कुछ काम होता होगा, तो उसमें हर एक रिएक्टर में तीनों रिएक्टर में सेम केमिकल पड़ा है, और तीनों में कंसेंट्रेशन जो है टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है। अब कहानी ऐसी है कि वो जो प्लांट है वो ऐसा बिहेवियर फॉलो करता है। जो पहले रिएक्टर की कंसेंट्रेशन है वो टाइम के हिसाब से कैसे वेरी करती है, रिएक्टर 1 की कंसेंट्रेशन खुद के हिसाब से भी, और रिएक्टर 3 की कंसेंट्रेशन के हिसाब से भी। तो ये उसने रिलेशन दिया है कि मान लीजिए इसमें अगर 10 किलो लीटर है, इसमें 50 किलो लीटर है, तो 15 × 4 200 + 10 300 होगा उसका रेट ऑफ चेंज उस मोमेंट पर। और मजे की बात है, X1 तो कांस्टेंट है नहीं और X3 भी कांस्टेंट नहीं है, X3 खुद अपने रेट ऑफ अपने उसके हिसाब से वेरी कर रहा है, और X2 जो है X2 और X3 के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो ये सब थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई है, इसको आप थोड़ा विजुलाइज कर लीजिए। रिएक्टर 1 के अंदर रिएक्टर 2 का इफेक्ट आ रहा है, रिएक्टर 2 के अंदर रिएक्टर 3 का इफेक्ट आ रहा है, रिएक्टर 3 के अंदर किसी का इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो सोचिए, और एक्चुअली प्लांट में यही होता है कि इधर से ये इसकी सप्लाई जा रही है, इधर से ये इसकी सप्लाई जा रही है। तो इस तरह से इक्वेशंस क्रिएट होती हैं। अब ये गिवन है कि जब शुरू किया था तो पहले वाले रिएक्टर में कंसंट्रेशन 3 थी, दूसरे में 4 थी और तीसरे में 5 थी। ये मैंने ऐसी रैंडम नंबर्स ले लिए, सही है नहीं है आई डोंट केयर। हमें बताना है टाइम 10 पर वो कंसेंट्रेशंस क्या होंगी। और 10 कुछ भी ले लीजिए, डी बाई डी टी का जो रेट ऑफ चेंज है पर आर है, पर वो है, जो भी है, तो जितनी भी यूनिट ऑफ टाइम है उस हिसाब से 10 के हिसाब से है। तो इसको विजुलाइज कर लिए कैसा सिस्टम है। अब कई लोग ऐसा भी सोचेंगे कि हम तो उसको नॉर्मली भी सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलस है, ये है। बट अंडरस्टैंड, ये तो मैंने आपको 3 रिएक्टर का क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आप समझ जाए। एक्चुअल प्लांट में मल्टीपल रिएक्टर्स होंगे, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, और ये रियली टफ होगा। पर इंजीनियरिंग और स्पेशली इंजीनियरिंग की तैयारी किस तरह से आपको स्मार्ट बनाती है इन चीजों को हैंडल करने के लिए, यही मजा आने वाला है। और आप देख के आप दंग रह जाएंगे कि इसलिए हमें ये चीजें पढ़ाई गई थी। जो चीजें हम इसमें यूज करेंगे वो जेई में पढ़ाई गई हैं, और सोचिए आप हैरान हो जाएंगे, अच्छा वो इसलिए पढ़ाई गई थी। कई लोग बोलते हैं ना इस पढ़ाई का क्या यूज है, मैं उनको वही दिखाना चाहता हूं, देखो भाई इस पढ़ाई का ये यूज है। तो चलिए लेट्स सी हाउ जेई मैथ्स प्रिपेयर्स अस फॉर दिस केमिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। और लेट अस अप्रिशिएट कि यस, मैथ्स इतना खूबसूरत है। तो अच्छा, ये सब लोग जानते हैं कि अगर dy बाई डी टी, वाई एक वेरिएबल है जो t पे डिपेंड कर रहा है, वो लैम्डा टाइम्स टी टी लैम्डा टाइम्स टी है। तो dy बाई डी टी इज लैम्डा टाइम्स टी, लैम्डा इज अ कांस्टेंट। तो हम अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं dy बाई डी, मतलब आराम से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। dy बाई डी टी इज नॉट लैम्डा टाइम्स टी, लैम्डा टाइम्स वाई।
हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से अपनी y नीचे आता है, फिर आप इंटीग्रेट करते हो, प्लस कांस्टेंट सी आता है, तो y एज अ फंक्शन ऑफ t जो है e रेस्ट पर लैम्डा t प्लस सी आ जाता है, जिसको हम वापस लिख सकते हैं e रेस्ट पर लैम्डा t इंटू सम कांस्टेंट k। वो कांस्टेंट k t इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 ही है। तो एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ये निकलता है। मैंने पहले गलती से यहां t लिख दिया था, वो t नहीं है, y है। ये सब हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट क्लास 11वीं का बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेगा कि अच्छा हाँ ये तो ऐसे होगी, y उधर ले आऊंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा, लॉग में आ जाएगा, फिर वो t इक्वल टू 0 डाल के कांस्टेंट निकाल लूंगा। इतना सब समझ सकते हैं। अब कहानी ये है कि ये जो उसने इक्वेशन दी है ये कई वेरिएबल में है, 3 में। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एट अ पर्टिकुलर टाइम तीनों रिएक्टर्स की जो कंसंट्रेशन है उनका एक मैट्रिक्स बनाया। तो xt वो मैट्रिक्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पहले रिएक्टर की कंसंट्रेशन, दूसरे की और तीसरे की। उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले रिएक्टर का कंसंट्रेशन है, दूसरा दूसरे रिएक्टर का, और तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे रिएक्टर की कंसंट्रेशन है। तो ताकि हम पूरा का पूरा x में डील करेंगे, तीनों को अलग अलग ले जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एंड इट इज इजियर टू हैंडल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, भाई समझिए x0 क्या है। x0 वो मैट्रिक्स है जब यहाँ पे t को 0 डाला जाएगा। तो अब मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 3 4 और 5 ली थी, तो 3 4 और 5 यहाँ, मुझे नहीं पता एक्चुअली 3 4 और 5 है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे। निकालना क्या है, निकालना है x10 कि 10 यूनिट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा। तो बेसिकली x1 10, x2 10 और x3 10 निकालना है। तो वो जो 3 एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे वही हमारा आंसर होगा। ऑल्सो ध्यान दीजिए डेरिवेटिव ऑफ xt क्या होगा। अब कई लोग सोचते हैं मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन कहां होता है सर, बिल्कुल होता है। आप मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हर टर्म का डिफरेंशिएशन, हर जो एलिमेंट है उसका। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि अगर आप लेट्स से fx एक मैट्रिक्स है, लेट्स कॉल इट p जो कि x का फंक्शन है, तो उसमें हर टर्म जो है x का फंक्शन होगी। यहाँ पे एक fx होगा, यहाँ gx होगा एंड सो ऑन। अब जब आप उसको डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं तो आप यही करना चाह रहे हैं ना, p ऑफ x प्लस एच माइनस पी ऑफ एक्स अपॉन एच। तो आप पहले x की जगह x प्लस एच डालेंगे, इसको ढंग से लिख देते हैं जरा। p ऑफ x प्लस एच क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट में फोकस करिए, f ऑफ x प्लस एच हो जाएगा, यहाँ g ऑफ x प्लस एच हो जाएगा। इनफैक्ट बाकी सब जगह भी x प्लस एच आ जाएगा x की जगह। और वहीं पर अगर आप px देखोगे तो यही सब होगा, बस सब जगह x होगा। फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इनको, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं डिफरेंशिएशन ऐसे क्यों वर्क करता है। तो आपका क्या होगा, हर टर्म सब्ट्रैक्ट होगी अपनी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से। ये देखिए ये पहली वाली टर्म आएगी, ये दूसरी वाली आएगी, फिर आप h से डिवाइड करोगे। तो जब आप h से डिवाइड करोगे तो आप याद रखो मैट्रिक्स जब h से डिवाइड होता है तो हर टर्म डिवाइड हो जाती है। फिर आप इसमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाओगे, वही तो p डैश x होगा, वही तो p का डेरिवेटिव है, तो वो लिमिट सब पे लगेगी। तो देखो ये f डैश x बन गया, ये g डैश x बन गया, तो हर टर्म का डेरिवेटिव आ जाता है। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना कि अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ x चाहिए, यू एसेंशियली हैव टू डिफरेंशिएट एवरी टर्म। तो मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन आसान है, जबकि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन समझिए कि वो डिफरेंशिएट होता है तो वो 3 cos c का डिटरमिनेंट है, वो 3 डिटरमिनेंट क्रिएट कर देता है। मैट्रिक्स में सिंपली हर टर्म का डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन होता है और हम पढ़ाते भी हैं जेई में। अब ये आया, हमें इसके बारे में देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि d ऑफ x1 बाई डी टी x1 प्लस 4x3 है। ये इक्वेशंस वो शुरू में दे चुका है, यहां देखिए he has already given these equation, d of x1 by dt is x1 plus 4x3, d of x2 by dt is x2 minus 3x3, d of x3 by dt is x3। तो ये जो इंफॉर्मेशन अगर वो हमें दे चुका है तो पता है हम इस इंफॉर्मेशन से ऐसा लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव वाला जो मैट्रिक्स है वो ये है। अब मजा देखिए, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है क्योंकि ऑफ कोर्स x1 प्लस 4x3 है, तो ये x1 x2 x3 में ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 104, समझ रहे हो ना। अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो x1 प्लस 4x3 आ जाएगा।
ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो x2 माइनस 3x3 आ जाएगा। ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, मल्टीप्लाई करके यही 3 क्रॉस 1 प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ध्यान से देखो ये तो अपना x है, वही x एज अ फंक्शन ऑफ t, और ये x एज अ फंक्शन ऑफ t है, ये एक मैट्रिक्स A है जो कांस्टेंट है। और हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसी दिख रही है कि डेरिवेटिव ऑफ x बाई डी टी इज अ कांस्टेंट A इनटू कैपिटल X। डू यू रिमेंबर दैट? हम इसी से शुरुआत करती, लैम्डा जो कांस्टेंट है इनटू y, यहीं से शुरुआत की थी, और हमने बताया था इसका आंसर हमें पता होता है। तो ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसका फायदा कैसे उठाएंगे? फायदा ऐसे उठाएंगे कि इसका मतलब है x एज अ फंक्शन ऑफ t विल बी वही जो a है उसी का ही। अब आप देखिए आंसर क्या निकला था जब dy बाई डी टी था, जो लैम्डा y था, तो y का आंसर निकला था e रेस्ट पर लैम्डा t y नॉट, y एट 0। तो यहां पे भी वही मिल गया, a जो है लैम्डा का काम कर रहा है, तो e रेस्ट पर at x एट 0। और क्योंकि t 10 है तो हमने t को 10 डाल दिया, तो हमें x 10 निकालना है जो कि इससे निकले। अब सवाल आता है e रेस्ट पर 10a कैसे निकालेंगे? थोड़ा अजीब लग रहा है, e की पावर में मैट्रिक्स चढ़ा दिया। समझते हैं मैथ्स का काम यही होता है, अजीब चीज से दोस्ती करना ताकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो भाई पूरी कहानी यही है कि ई रेस्ट पर 10a चाहिए, यानी ई रेस्ट पर a की पावर 10 चाहिए, क्योंकि x नॉट तो हमें पता ही है और ये निकालना है, बस ये मिल जाए, इससे इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए। अब ये कैसे निकलेगा? तो चलिए पूरी मेहनत इसी पे करते हैं, ई रेस्ट पर a रेस्ट पर 10 पर। तो अब यहां पर मैजिक आता है उस नंबर का जो खुद जीरो नहीं है पर उसका स्क्वायर जीरो है। तो देखो कैसे ये हमें, हम जेई, अच्छा आप देखोगे कि ये चीज आपको जेई मैथ्स में छोड़ो, जेई एडवांस और जेई मेंस के पीवाईक्यू में आई है। तो ए हमारा वो मैट्रिक्स है, हमें ई रेस पर 10a निकालना है। हम ई रेस पर a की पावर 10 करना चाहेंगे तो पहले ए से बात करते हैं। ए है आई प्लस दिस मैट्रिक्स ई, और ऐसा आपने कई बार किया होगा। तो ए इज आई प्लस ई, और ये आई और ई में क्या शानदार बात है, आई को तो आप जानते ही हैं, पर ई जो है खुद जीरो मैट्रिक्स नहीं है, पर ई स्क्वायर जीरो है, नल मैट्रिक्स है। करके देख लीजिएगा ई का स्क्वायर करके। इसका एडवांटेज कैसे उठाएंगे? इसका एडवांटेज ऐसे उठाएंगे कि जैसे ई रेस्ट पर ए की बात हो रही थी, हम इसी की पावर तो 10 करना चाह रहे हैं, वी वांट ई रेस्ट पर ए की पावर 10, तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पर आई इंटू ई रेस्ट पर ए। अब ई रेस्ट पर आई को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, वन की जगह आई होगा, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स। तो आई प्लस 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, तो आई प्लस आई बाय 1 फैक्टोरियल प्लस आई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ई रेस्ट पर ई क्या होगा? आई प्लस ई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ई क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हमने ई की पावर को एक पॉलिनोमियल में लिखा, और मैट्रिक्स हम पॉलिनोमियल की हेल्प से लिख सकते हैं। मैं जानता हूं मैंने जो डेटा दिया है वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, ये जो आंसर निकलेगा वो सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर वैलिड होता होगा, वो सब होगा, पर मेरे को उतनी केमिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ानी है आपको, मेरे को तो सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना है कि देखो कैसे यूज हो रहा है, आप बस इसकी ब्यूटी को समझिए। अब अगर ई रेस पर आई ये है, ई रेस पर ई ये है, तो इसमें से देखिए आई और आई स्क्वायर आई क्यूब सब तो आई है, तो आई तो कॉमन ही निकल आएगा, तो ई इंटू आई हो गया ये। और यहां देखिए ई स्क्वायर, ई क्यूब, इन सब की क्या कहानी है, व्हाट विल हैपन विद देम? ये सब ओ हो जाएंगे, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये आई प्लस ई हो जाएगा। तो कहानी क्या हुई, ये आई प्लस ई हो गया, वो ई इंटू आई हो गया, और सीधा हम जैसे ई रेस्ट पर ए को लिखेंगे तो ई टाइम्स आई प्लस ए हो गया, आई प्लस ई। अब इसकी पावर 10 करना चाह रहे हैं, वी वांट टू डू पावर 10 ऑफ दिस। तो यहां जब हम पावर 10 करेंगे तो ई की पावर 10 होगा और आई प्लस ई की पावर 10 होगा, एंड यू हैव डन सच क्वेश्चन, मैट्रिक्स की हायर पावर जब तुमसे पूछते हैं। अब आई प्लस ई की पावर 10 है, तुम इसको किससे एक्सपैंड करोगे? ऑफ कोर्स आप क्या लगाएंगे, बायनोमियल लगाएंगे। आई की पावर 10 प्लस 10c1 आई की पावर 9 ई प्लस 10c2 आई की पावर 8 ई स्क्वायर एंड सो ऑन, और आप जानते हैं इसके आगे वाले सारे जीरो हो जाएंगे। तो आपको मिल कितना जाएगा, आई की पावर 10 विच इज आई प्लस 10e, तो ई रेस्ट पर 10 इंटू आई प्लस 10e रह जाएगा। ई रेस्ट पर 10 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, स्केलर है, आई और ई जो है मैट्रिक्स है, हम सीधा इनको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ई रेस्ट पर 10 इंटू आई प्लस 10e हो गया। अब आई डाल दीजिए, 10e डाल दीजिए,
सिंप्लीफाई कर दीजिए e रेज़ पावर 10 इंटू दिस, तो ये आंसर आ गया। ऑफ कोर्स मेरा डेटा इनकंसिस्टेंट है क्योंकि नेगेटिव कंसंट्रेशन आ रही है, तो उसका मतलब पहले से मुझे डेटा थोड़ा अच्छा देना चाहिए था, बट आप समझ सकते हैं ये आंसर आ गया x10 का। तो ये x1 के अंदर की है, ये x2 के अंदर की है, x3 के अंदर की है, ये आंसर आ गया। अब बेटर डेटा लेना चाहिए था, बट आई थिंक आप क्रक्स समझ गए होंगे कि जो हमें चीजें पढ़ाई जाती हैं वो क्यों पढ़ाई जा रही हैं, उनका क्या एडवांटेज है। आपको जरूर कई लोग डिमोरलाइज कर रहे होंगे इस पढ़ाई का क्या एडवांटेज है, क्यों पढ़ना है। ये वो लोग हैं जो ये बातें लिखने के लिए मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि उसके अंदर किस लेवल की मटेरियल्स इंजीनियरिंग, किस लेवल की चीजें लगी हैं। तो उन पर ध्यान न देते हुए आप अपना फोकस एक तरफ रखिए। ऑल्सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और हमारे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। हम कोर्सेज में भी जो सब्जेक्ट डील करते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो मैथ्स हो, वो ऐसे नहीं डील करते हैं कि हमें बस पढ़ना है और नंबर लाके फिर से हेट करनी है। हम ऐसे पढ़ते हैं कि हमें सबसे पहले उससे इश्क करना है। वो सब्जेक्ट से इश्क होगा ना, तो वो सब्जेक्ट भी हमें इश्क करेगा। ये वन साइडेड लव वाला नहीं होता है। मैं जानता हूं रियल लाइफ में वन साइडेड लव होता है, पर सब्जेक्ट में वन साइडेड लव नहीं होता है। आप सब्जेक्ट से इश्क करो, वो डबल लेवल में मोहब्बत करेगा आपसे। और जब उसकी मोहब्बत आपको मिलती है ना, तो कई बार जो चीजें आप नहीं भी पढ़ते हो ना, आपने नहीं की है प्रैक्टिस, आप एग्जाम में वो क्वेश्चंस आपके क्लिक होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से मोहब्बत करो, इश्क करो उस सब्जेक्ट के साथ। ये समझो कि हमें ये दोस्ती करनी है। हमें सोचना है कि जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को ऐसा क्यों दिया गया है, मुझे ऐसा क्यों सोचना है। जैसे हम अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं कि भाई उसने ये डायलॉग बोल दिया, क्यों बोला, उसे क्या बुरा लग गया, उसे बुरा, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मेरे से कोई मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, अच्छा ये लाइन इसका मतलब मुझे अभी नहीं बोलनी चाहिए थी, यानी ये फंडा अभी नहीं लगाना चाहिए था। ये पूरी लव स्टोरी है। तो ये तो सबसे पहले अगर आपको हमारे कोर्सेज चेकआउट करने, जरूर चेकआउट कीजिए। हम सब्जेक्ट से एक्चुअली मोहब्बत करते हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी जगह है जहां पे आपको सब्जेक्ट से मोहब्बत है और आप सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा और अच्छी पढ़ाई करनी है, तो आप हमारे वेलर बैच और एकेडजा दोस्त को चेकआउट कर सकते हैं। वेलर बैच एक प्रैक्टिस बैच है जो संडे टू संडे होता है। हर संडे या तो टेस्ट होता है या वो उसके सेशंस होते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस लेके आते हैं और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बच्चों के सामने, एकदम न्यू फ्रेश। और क्वेश्चन चाहे फ्रेश ना हो, लेकिन अप्रोच कि क्यों क्यों कर रहे हैं, आइडिया क्या है, वो बेस्ट कोर्स है। आप एक बार उसको चेकआउट कीजिए। एकेडजा दोस्त आपकी सेल्फ स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे पढ़ने के साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन में मार्क्स लाने के लिए आपको कई सारी चीजों का और ध्यान रखना पड़ता है। अब सोचिए, दोस्त का एक छोटा सा फीचर ही बता देता हूँ। आपका टेस्ट आ रहा है मान लो 10 दिन में, आपने दोस्त पे उसी सिलेबस का अपना एक कस्टमाइज टेस्ट बना लिया। ऐसे नहीं कि कहीं टेलीग्राम से पेपर ढूंढ लिया, ये ढूंढ लिया, नहीं, आप अपना टेस्ट बनाइए। उस टेस्ट को बनाया, उस टेस्ट को सॉल्व किया, आपको उसने आपके डेंजर एरिया बता दिए। नॉट जस्ट डेंजर एरियाज की ये एरियाज खराब है, आपको उसने रेमेडी भी बता दी, इससे इंप्रूव कर सकते हो। क्लिक करो, वो रेमेडी वहीं पे। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्या करोगे, कौन से क्वेश्चन करोगे, कौन से क्वेश्चन नहीं करोगे, वो सब है उधर। यूज इट। इसके अलावा एक बहुत ही प्रीमियम बैच टाइटन्स बैच में लॉन्च कर रहा हूं ऐसे बच्चों के लिए जिनकी जेई मेंस, ये ड्रॉपर्स बैच है, जिनकी जेई मेंस में ऑलरेडी 90% क्रॉस हो चुकी है। ऑल्सो ये वो बच्चे हो सकते हैं जो पहले ही तैयारी कर चुके हैं। कई बच्चे होते हैं जो जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं, उनकी तैयारी खत्म हो जाती है, अब वो अपलिफ्टमेंट चाहते हैं। तो आई हैव लॉन्च्ड द टाइटन्स बैच। आई होप सबको मजा आया होगा वीडियो देख के। टेक केयर, बाय।